हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी मृदा सॉइल। ठीक है, पिछले बार भी जेपीएससी में से एक सवाल आए थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। और जहाँ आपको इंडियन ज्योग्राफी से 10 सवाल आएंगे, वहाँ काफ़ी ये अहम मुद्दा है, अहम बात है कि आपको भारत का भूगोल काफ़ी अच्छा से तैयार करना है। उसमें एक टॉपिक है मृदा सॉइल, इसको भी हम लोग देखेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा और इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी चैनल में नया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अभी झारखंड के कई सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, करंट का भी हो चुका है, तो उसको देखिए। आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है और कितनी चीज़ें आवश्यकता है। मैं चाहूँ तो यही वीडियो को 1 घंटा बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका ज़रूरत नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ, तो मुझे पता है कि सवाल किस किस पैटर्न में आते हैं, कितना ज़रूरत है। तो आप लोग का रेस्पॉन्स अगर बेटर आएगा तो पेपर 1 के लिए बहुत सारा अभी वीडियो लेकर आएंगे। तो रेस्पॉन्स के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्वालिटी खुद आप देख लीजिए, वीडियो में बहुत सारा वीडियो अब तक अपलोड हो चुका है, 200 के आसपास। तो क्वालिटी खुद पता कर सकते हैं, आप देख सकते हो, फिर इस पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी सॉइल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉइल में आपको मेनली टाइप से सवाल आएगा, है ना, कि लेटराइट सॉइल में क्या विशेषता है, ब्लैक सॉइल का क्या फीचर है, कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से सॉइल। लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर सॉइल मृदा एक्चुअली होता क्या है। तो मृदा एक्चुअली क्या है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो पौधे की वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, समझे। जैसे ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, मृदा क्या हो गया, ये पृथ्वी है, इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, टॉप मोस्ट परत है, वहाँ पौधे की वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। इसमें अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ और खनिज गैस, पानी का इसमें सब कुछ मिश्रण होता है, ठीक है। एक बेसिक परिभाषा है, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा परिभाषा, तो आपको लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है, ठीक है। इसका बहुत संस्तर होता है ना, ए बी बहुत टाइप का होता है, तो उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। संस्तर होता है, जैसे ए संस्तर हो गया, बी संस्तर हो गया, जैसे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जैसे संस्तर हो गया आपका, ए हो गया, है ना, ऐसे बी है, ऐसे आपको मृदा बटा होता है, सी हो गया, फिर डी हो गया, ठीक है। ए में होता है कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध होता है, ये सबसे ऊपरी स्तर होता है ए, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है। बी और सी, यहाँ बी संस्तर में क्या होता है, बी तथा सी के बीच का खंड है ना, तो ये सी में क्या हो गया, या ढीली जनक, सी में होता है कि जो ढीली जनक सामग्री युक्त होता है ये, है ना। और डी क्या हो गया, सभी तीनों स्तरों के नीचे का जो ये चट्टान है, इसको बोलते हैं, इसको जनक पैरेंट रॉक भी बोलते हैं, जो डी में होता है। तो एक बेसिक सा पता होना चाहिए कि मृदा का जो संस्तर है कैसे बटा हुआ है ना। अब मृदा के सबसे ऊपरी जो जैविक परत है उसको वो संस्तर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत जानकारी होना चाहिए, जहाँ से अब सवाल आएंगे अब वो आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, कि मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक अगर सवाल पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी में भी ये है, ठीक है। एक तो जलवायु हो गया, ठीक है, वर्षण हो गया, उच्चावच हो गया, समय समय अवधि हो गया, है ना, समय अवधि हो गया। क्योंकि एक एक मृदा वैज्ञानिक का समान नियम है कि 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 इंच ऊपरी मिट्टी का बनने का लगभग, मतलब कहने का मतलब कि 1 इंच, ठीक है, बनने में कितना समय लगता है, तो 500 वर्ष। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब कटाव होता है तो इस पर कितनी हानि हो सकती है आप समझ सकते हैं। और मानवीय गतिविधि, तो हम लोग क्या बात किए, कि हम लोग ये बात किए, पहले मृदा क्या है वो समझे, संस्तर क्या है तो वो समझे, अब कौन से प्रभावित करने वाले कारक है। तो एक पहला कारक है, आप याद रख सकते हैं कि मूल पदार्थ, मतलब हो गया मूल चट्टान हो गया, है ना, जिसके जिसके ऊपरी मृदा का निर्माण होता है, जिस पर वह चट्टान, मूल पदार्थ क्या हो गया, वह चट्टान जिसके ऊपर मृदा का निर्माण हो गया, उसी को मूल पदार्थ बोलते हैं। तो हम फैक्टर का बात करें, कौन कौन सा सवाल है कि मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो एक पहला हो गया मूल पदार्थ, ठीक है, जहाँ पे वह चट्टान हो गया, मूल पदार्थ क्या हो गया, वह चट्टान जिसके ऊपर मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, वह हुआ है। तो ये है, तो उसका जो रंग कैसा है, रूप कैसा, बनावट कैसा, उस पर निर्धारित करता है मृदा कैसी होगी, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है जलवायु, क्लाइमेट कैसा है ना।
अगर यदि वर्षा अधिक है तो पानी पोषक तत्व को मिट्टी में गहराई तक और पौधे की जड़ों तक पहुँच से बाहर कर देगा ना। कम वर्षा क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी के में लवण का निर्माण होगा, उर्वरता को प्रतिबंधित करेगा। तो ये सब फैक्टर होता है। फिर तापमान भी इसी में आ गया, जलवायु में ही। उसके बाद जैविक क्रिया क्या हो गया, है ना। वनस्पति का आवश्यक कारक है, मृदा में जैव पदार्थ कितना है, नमी धारण की क्षमता क्या है, तो ये सब इसमें बात होता है। उच्च आवास की स्थिति क्या है ना। तो ये पता होना चाहिए। समय अवधि मैंने बता दिया है कि 1 इंच ऊपरी परत बनने में 500 वर्ष लगता है, और मानवीय गतिविधियाँ, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर है, कुछ जो मृदा निर्माण में प्रभावित करने वाले कुछ कारक मैंने बताया, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जो सवाल बनेगा हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। जहाँ से सवाल मैक्सिमम आता है वही PDF आपका ये है। देखिए, पहला है जलोढ़ मृदा, ठीक है। यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, वो थोड़ा सा आपका भूमिका था, थोड़ा बेसिक जानना जरूरी था, क्योंकि आप कहेंगे कि ये आपने सर नहीं बताया, तो मैं थोड़ा सा बता दिया। लेकिन जो सवाल ज़्यादातर उम्मीद है कि अब जो मैं बात करूँगा इस पर बनेगा। जलोढ़ मृदा आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी मैदान, ठीक है। PDF सामने आपके पास। उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये कुल क्षेत्रफल का कितना ध्यान रखना, 40% भाग से ढका हुआ है। 40% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलोढ़ मृदा बोली दोमट से अलग होती है, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, खादर और भांगर, ठीक है। खादर हो गया कि जो नई मृदा को याद रखना है कि आपको खादर बोलते हैं, ठीक है। नई जलोढ़ होते हैं ये महीन गाद के कारण होती है, और ये उर्वरक होता है, ठीक है। तो खादर के बारे में क्या क्या बताया, ये जो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने के कारण क्या होता है, नए जलोढ़ होते हैं, और ये उर्वरक ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वही बांगर को बोलते हैं पुराना जलोढ़, ये ध्यान में रखना है ना। नया खादर के बारे में एक चीज़ और है कि ये महीन होती है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब बांगर में ध्यान में रखना है कि पुराना जलोढ़ होता है इसमें, ठीक है। और ये जो बाढ़कृत मैदान से दूर होता है इसका निर्माण, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें और ये ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है, ठीक है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, और मेनली नाइट्रोजन भी कम ही होता है, ध्यान में रखना। ज़्यादातर खनिज में नाइट्रोजन, ज़्यादातर मृदा में नाइट्रोजन भी कमी पाई। क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। तो जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान, नदी घाटियों के विस्तृत भाग में पाई जाती है। राजस्थान में भी है जलोढ़, ध्यान में रखना, आपको सवाल पूछा जाएगा। ये जो है NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होते हुए मृदा गुजरात के मैदान में फैल जाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में या पूर्वी तट के नदी के डेल्टा और नदी की घाटियों में पाई जाती है। ये भी ध्यान में रखना, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, यहाँ के जो पूर्वी तट की नदी के डेल्टा जो है, वो नदियों की जो घाटी है वहाँ भी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये मेनली इसके बारे में एक चीज़ ये जानना है कि मैंने क्षेत्र बता दिया। राजस्थान याद रखना है, गुजरात याद रखना है, नदी डेल्टा क्षेत्र याद रखना है, प्रायद्वीपीय नदी के पूर्वी तट, प्रायद्वीपीय नदी के पूर्वी तट ये ध्यान में रखना है। इसमें मेनली क्या फसल होंगे, तो यह ध्यान में रखना है, गेहूँ होंगे, है ना। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, गेहूँ चावल हो गया, है ना। जूट, तंबाकू, तिलहन सब होगा। और इसमें ये हल्के भूरे रंग का होता है, ये भी पॉइंट आपको एडिशनल पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, हल्के भूरे रंग का होता है। पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। और मैं लगभग ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाई जाती है, खास करके ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। अब हम लोग दूसरी मृदा का बात करेंगे, काली मृदा का, ठीक है। तो काली मृदा के बारे में देखते हैं हम लोग कि यह बहुत ही गहराई में होती है। इन मृदाओं को रेगुर रेगुर भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, रेगुर मृदा इसी को बोलते हैं। और कपास वाली भी मृदा कहते हैं, क्योंकि कपास इसमें काफ़ी होता है। आमतौर पर ये मृदा मृण्मय, गहरी और पारगम्य होती है, ठीक है। ध्यान में रखना, पारगम्य होती है ये मृदा। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है, ये पॉइंट आपको NCERT में मिल जाएगा। फूल जाती है, चिपचिपी होती है, सिकुड़ जाती है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें चौड़ी शुष्क ऋतु में चौड़ी दरारें पड़ जाती है, सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा लगता है कि स्वतः जुताई हो गई है, ठीक है। इस मृदा में डायरेक्ट सवाल आएगा कि किस मृदा में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः जुताई हो गई है, तो उसका आंसर होगा काली मृदा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और ये एक पॉइंट और है कि इंपॉर्टेंट, नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जो नमी मिलती है इसमें लिखा हुआ है। मृदा का रंग आपका लिखा हुआ है, गाढ़े काले से लेकर स्लेटी रंग के बीच विभिन्न अभाव में हो सकता है। तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है।
लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। तो ये विशेषता पॉइंट ध्यान में रखना। खनिज इसमें क्या होगा, चूना पत्थर मैग्नीशियम से समृद्ध होती है। पोटास की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सब कमी होती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस मृदा के बारे में। क्षेत्र हम लोग देखते हैं काली मृदा का, तो दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ध्यान में रखना है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये ध्यान में रखना है कि जो काली मिट्टी है तमिलनाडु में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, महाराष्ट्र में तो पाई जाती है। उसे गोदावरी कृष्णा नदी के ऊपरी भाग और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी में भी क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, सब जो पॉइंट है एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट मेंशन है। आपके सवाल जब आएंगे तो मैं जो बता रहा हूँ इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसको रेगुर मिट्टी ये भी मैं बता दिया, काली कपास मिट्टी ये भी बता दिया मैंने। तो ये सब स्वतः जुताई, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है उपयुक्त। तंबाकू ये सब भी होता है, लेकिन कपास आप खास करके याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला मिट्टी की ओर चलते हैं हम लोग, लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा ये कहाँ है, झारखंड के आपको छोटा नागपुर में भी ये देखा जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लाल और पीली मृदा। ठीक है, और इस लाल मिट्टी आग्नेय चट्टान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो पहला पॉइंट, जहाँ आग्नेय चट्टान होगा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये विकसित होता है। इस मृदा का लाल रंग, ये इंपॉर्टेंट है, रविदार और केंद्रित चट्टान में लोह के व्यापक मिश्रण के कारण होता है। तो लोहे के जो व्यापक मिश्रण के कारण इसका रंग लाल होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। पीला कब दिखता है, जब जल जम जाता है तो पीला हो जाता है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, पीला कब हो गया। महीन कण वाले लाल एवं पीली मृदा समानता उर्वरक होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। खनिज इसमें क्या क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, क्षेत्र हम लोग देखते हैं इसका। क्षेत्र अगर बात करें तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा क्षेत्र में होता है। ठीक है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा, जहाँ कम वर्षा होगा वहाँ ये पाया जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चिमी क्षेत्र में भी देखा जाता है। पीली और लाल मृदा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, यहाँ वर्षा कम होता है, छत्तीसगढ़ सब में, तो मध्यगंगा के दक्षिणी मैदान में भी ये पाया जाता है। ठीक है, लाल मृदा। ठीक है, तो झारखंड के छोटा नागपुर ध्यान में रखिए, खास करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र को याद रखना है आपको। ठीक है, और ये भी क्रिस्टलीय आग्नेय और कांतित चट्टान अपक्षय के कारण ये बनता है। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है, ये केवल बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ये ध्यान में रखिएगा, बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र में ये उपयुक्त होता है। इसके अलावा कपदाल उल भी होता है इसमें, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लेटराइट मृदा में। लेटराइट मतलब एक लैटिन शब्द लेटर से बना। ठीक है, लेटर मतलब क्या होता है, ईंट होता है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना। लेटराइट मृदा उच्च तापमान, ये पॉइंट याद रखिएगा, उच्च तापमान प्लस भारी वर्षा, ऐसा सवाल आएगा, उच्च तापमान प्लस भारी वर्षा किसका कॉम्बिनेशन है, तो लेटराइट मृदा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, जहाँ तापमान उच्च होगा और वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ क्या पाया जाएगा, तो लेटराइट मृदा पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए, उस कटिबंधीय वर्षा के कारण, उस कटिबंधीय वर्षा 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होता है के कारण क्या होता है, तीव्र निक्षालन का परिणाम होता है, तीव्र निक्षालन होता है। ठीक है, और उस तापमान के आसानी से पनपने वाले जीवाणु हुमस की मात्रा भी तेजी से नष्ट कर देता है। ठीक है, काजू के लिए उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, काजू के लिए कौन सा मृदा इंपॉर्टेंट है, तो सवाल तो क्या हो जाएगा, लेटराइट, ध्यान में रखना आपको। मकान बनाने के लिए जो ईंट का प्रयोग करते हैं तो इसी का करते हैं, है ना। इसका मेनली विकास कहाँ हुआ, तो प्रायद्वीपीय पठार के उस क्षेत्र में फैला हुआ है, ध्यान में रखना है आपको। और आपका केरल साइड भी ये होगा। ठीक है, लेटराइट। कर्नाटक हो गया आपका, है ना, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र में भी, असम हो गया, असम में ज़्यादा वर्षा हो गया, केरल हो गया आपका, यहाँ ये पाया जाएगा। तीव्र निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये पॉइंट जान लीजिए इसमें। जब तीव्र निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वर्षा के साथ चूना तथा सिलिका तो निक्षालित हो जाता है, और क्या होता है इसमें लो ऑक्साइड तथा जो अल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाला पॉइंट तो ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है, और लोहे के ऑक्साइड और अल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा
एल्युमिनियम से योगी भरपूर मृदा बची रह जाती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बता दिया और यहाँ पे मेंशन किया हुआ। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है और लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ध्यान रखना, लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता किस में होती है? लेटराइट मृदा में। ठीक है, लो ऑक्साइड और पोटास एलपी की अधिकता होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पाई जाती है? मेनली कर्नाटक क्षेत्र, याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हम लोग चले अगला मृदा में। लेटराइट के लिए मैंने बता दिया कौन सा फसल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अब हम लोग देखेंगे अगला शुष्क मृदा। ठीक है, इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होती है। ठीक है, शुष्क मृदा का मिली बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। शुष्क नाम ही है शुष्क, बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। ऊपर वाला मृदा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आके देख लीजिए, है ना। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पास की वाष्पिक करके नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लवण शुष्क मृदा से नमक प्राप्त होता है ना। मृदा के इसके बाद ये ध्यान में रखना है, इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सिंचाई किए जाने पर मृदाओं के पौधे की वृद्धि के लिए नमी नहीं उपलब्ध रहती है। ध्यान में रखना है। ये कहाँ पाया जाता है? ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूछा जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में विकसित है, जिससे स्थलाकृति शुष्क हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें भी। अब लवणीय मृदा। ठीक है, तो मेनली हम लोग शुष्क देख लिए। शुष्क मृदा मेनली नमक इसी से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान थोड़ा ध्यान में रखना है। शुष्क हम लोग बात कर रहे थे, पश्चिमी राजस्थान थोड़ा सा, और आप पंजाब और हरियाणा जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पे शुष्क मृदा पाया था। कुछ एडिशनल पॉइंट है, मैंने बता दिया आपको। लवणीय मृदा। ठीक है, इसे ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय को ऊसर, पहला तो सवाल यह पूछा जाएगा कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं, तो लवणीय हो गया। यह अनुर्वर होती है और इसे किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। तो लवणीय में जहाँ लवण है बहुत ज़्यादा, वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगेगी। ध्यान में रखना है। इसकी संरचना बलुई से लेकर डुमटी तक तक होती है। ठीक है, कच्छ के रण, ये इंपॉर्टेंट है। कच्छ के रण के जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून लवण कण साथ लाते हैं, जो ऊपरी सतह में जमा हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई के कारण, ये ध्यान में रखना, अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। जो बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है तो कोशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन को बढ़ावा देता है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा के सबसे ऊर्ज पर नमक जमा हो जाता है। ठीक है, तो लवणीय मृदा में लवण है तो भैया नमक तो होगा, तो है ना। कैसे होता है? कैपिलरी एक्शन से। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको, नमक ऊपर आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे क्षेत्र है? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इस मृदा में यहाँ पे क्या होता है कि जो लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना है। जिप्सम क्यों डाला जाता है? तो लवणीय लवण से निपटने के लिए। ठीक है, लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सलाह दी जाती है। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम के अनुपात इसमें अधिक होती है। किसमें? लवणीय मृदा में। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। क्षेत्र की अगर बात कर ले तो कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट, डेल्टा, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो लवणीय मृदा का हम लोग बात कर लिए। ठीक है, हमने इसमें सिंचित क्षेत्र और खारे पानी वाले स्थान में मेनली पाया जाता है और यह कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और जैसे बंगाल का सुंदरबन में भी इसी टाइप से मृदा पाया जाता है। ठीक है, अब बचा पीटमय मृदा। ये मृदा है भारी वर्षा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा और उच्च आर्द्रता युक्त वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होगा और आर्द्रता भी ज़्यादा है। ठीक है, उन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, या वनस्पति का अच्छा विकास होता है। तो पीटमय मृदा में ना वनस्पति का विकास सही होता है। ठीक है, या जैव पदार्थ कितना है पीटमय में? तो 40 से 50% तक पाया जाता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? वजनदार और काले रंग का होता है। ठीक है, अनेक स्थान पर ये क्षारीय भी होता है। और क्या होता है? क्षेत्र याद रख लीजिए, इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्षेत्र हो गया आपका पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी ये पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग में पीटमय मृदा पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के जैसे दक्षिणी भाग हो गया, बिहार के उत्तरी भाग, ये ध्यान में रखना कि बिहार के उत्तरी भाग में ना पीटमय मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, इसमें मेनली चावल, जूट, इसमें मेनली क्या होता है? पीटमय में चावल होता है, जूट होता है। ये पॉइंट आपको भी ध्यान में रखना है पीटमय मृदा के बारे में।
ठीक है। इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है और भारी और काले रंग की होती है। अम्लीय होती है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। पिटमय मृदा कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन मृदा। वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ये मृदा पर्याप्त वर्षा क्षेत्र में होती है। ठीक है। पर्यावरण के परिवर्तन के अनुसार मृदा में गठन और संरचना बदलती रहती है। हिमाच्छादित क्षेत्र में मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और अम्लीय कम हुमस वाला क्षेत्र में होता है। ठीक है। मेनली आपको इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, तो ये मैं बताता हूँ। क्षेत्र ध्यान में रखना, हिमालय क्षेत्र पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के साथ साथ प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्से में पाया जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय मृदा के बारे में और मैं 2-4 पॉइंट बताता हूँ। हिमालय के घाटी आपको याद रखना, पहाड़ी ढलान क्षेत्र और पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, ये ध्यान में रखना। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में कौन सा मृदा पाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए, पर्वतीय मृदा। ठीक है। और ध्यान में रखना कि इसमें क्या होता है, इस मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है और ह्यूमस की अधिकता होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है इसमें। और ये में इसका महत्व क्या है कि चाय, कॉफ़ी, फल, मसाले के बागान के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मृदा पढ़ लिया, तो उसको ये आपका कंप्लीट होता है। एक और टॉपिक इसमें आएगा, थोड़ा सा संरक्षण पर हम लोग बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा। अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।